बहुत ही सुंदर एक गुजरात में उपासक हो गए जिनका नाम था मोहनलाल अग्रवाल। माँ तारा महाविद्या कितनी शक्तिशाली है और माँ तारा की कृपा के कारण आप कितनी बड़ी आपत्ति में से का बचाव हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैंने मोहनलाल अग्रवाल जी से जाना था। ये शायद वही है जिनकी आपने पहले बात बताई थी, जो बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट वाली जो जो हमने, अघोरनगर हाँ हाँ वागे जो गुजराती में हाँ पुस्तक है, जो हाँ। उनका जो निवास स्थान था वो सुरेंद्रनगर था। जी जी। गुजरात का ही एक शहर है सुरेंद्रनगर। हाँ और उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही कार्य किया, अलग-अलग तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु सभी से मिलकर अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकत्रित की और फिर उसे पुस्तक में ढाल दी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार-बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है एक, जहाँ पे अलग-अलग देवी-देवता जो हैं वो विद्यमान हैं और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे, जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है, सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई, जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे, जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोची, सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए
तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की, ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें, कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस बार अघोरी ने अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूंकते रहते हैं, चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम। तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली। क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि, यानी कि जो एक इंसान है उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल, वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी। वैसे चिल्लम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है। वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिल्लम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए। वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए। दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द
पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार, अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया। जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में माँ हंस रही थी। और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के, महिला के शरीर में स्थापित किया था, वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है, मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया, तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है, और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा इस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर, कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी, क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले, और जैसे वो सीमा आई, जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही, और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू, जहाँ पे वे रुके हुए थे, वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए।
इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे, तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ, और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था, वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने। अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था, लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है, देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी, और जब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे, उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का, उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है, माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी। कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल
ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया, एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हम ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ, जिन्होंने उसे फेंक कर पहुँचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुँचाया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो हैं उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी, उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया, तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा। उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे,
लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। हम ये मंत्र ऐसे बता सकते हैं पब्लिकली? बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था। देखिए, हमने बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक गुप्त ज्ञान करके चीज़ों को संजोग के रखा, और गुप्त ज्ञान के चक्कर में ही आज हमारी विरासत लुप्त हो गई है। तंत्र के जो मूल एस्पेक्ट हैं, जो मूल सत्व है तंत्र का, वो लुप्त हो चुका है। अगर अभी भी हम इसे बाहर नहीं लाएंगे, लोगों के समक्ष नहीं लाएंगे, तो ये बचेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं डेफिनेटली शास्त्र का जो मत है उसमें बहुत हद तक मानता हूँ। उसमें ही मेरा विश्वास है कि गुरु के आदेश और गुरु की आज्ञा से, गुरु की दीक्षा प्राप्त करके ही आपको महाविद्या की साधना में आपको शुरू करनी चाहिए। गुरु की दीक्षा के बिना, गुरु के बिना या फिर गुरु की आज्ञा के बिना महाविद्या साधना जो है वो बहुत बार कठिन साबित हो सकती है। लेकिन मैं मंत्र इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे आगे जाकर। जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनमें से एटलीस्ट 1 या 2 साधक ऐसे निकले जो महाविद्या तक पहुंचने के लिए पहले जो शास्त्रों में दी गई पद्धतियां हैं वो साधना करे, फिर आगे जाकर महाविद्या की साधना भी करे, माँ तारा के मंत्र को जो है वो सिद्ध करे। अगर 2 लोग भी ऐसे होंगे तो भी हमारी ये जो बात है, हमारा जो ये पॉडकास्ट है, वो सफल है। पर ये प्रोसेस तो काफ़ी लंबा होगा, मतलब प्रोसेस 15-20 साल कह सकते हैं आराम से कम 15-20 साल। और तो ऐसे महर्षि वशिष्ठ ने जो है शापोद्धार किया, और शापोद्धार के पश्चात हमें नया मंत्र मिला, ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। तो जो उग्र तारा देवी हैं उनका मंत्र ये है। फिर जो एक जटा, जो हमने माँ के स्वरूप के बारे में बताया, उनका मंत्र भी इन्हीं मंत्र में से आया है। और नील सरस्वती का मंत्र जो है वो भी इसी मंत्र में से फिर हमें प्राप्त होता है। तो चुरू पहुंचे, वहाँ फ़ोन करा, वो सरपंच साहब हैं, वो सबसे छोटी उम्र का सरपंच है जिसकी कॉल आई थी मेरे को। 31 साल का है लड़का, 28-29 साल का। चलो, कहता भाई, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं कहा भाई हमारे, कहता नहीं यार यकीन नहीं कर। मैं कहा आ रहे हम भाई तेरे गाँव में। और तब तक हमें ये नहीं पता था क्या करने जा रहे हैं, है ना। कहना भाई हमारे गाँव में भूत है फलाना, आप आना, ये बड़ी जगह खतरनाक है। और मेरा ट्रिप ये नहीं था मैं हीलिंग करने जा रहा हूँ, मैं बाबा नहीं हूँ कोई। मेरा ट्रिप ये था भाई हॉन्टेड प्लेसेस देख के आते हैं, साला इंसिडेंट पता चलेंगे, फील लेंगे, ध्यान लगाएंगे वहाँ जाके है क्या। और ऐसी ऐसी चीज़ें टकरा गई। एक बार तो सेटबैक लग गया कि भाई टिक जा, नहीं मरेगा, बुरे हाल भाई। लेकिन आपका मोटिव ये भी रहता है अगर कोई इंसान तकलीफ में तो शायद मैं उसकी हेल्प कर दूं, ये चीज़ क्योंकि ये सबसे ईजी है। ये आपका कर्मा इतना सूट सेट कर देती है ये चीज़ एक ही बार में। और मेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे चांस मिल जाए अगर। देखो, तो मैंने गुरुजी को कॉल करा वापसी पे, मैं कैसे ऐसे करके, वो मेरे को उन्होंने मना किया। वो कहते मत जाइयो, अच्छा चुरू मत जाइयो। मैं कहा क्यों? कहते नहीं मत जाइयो। ये गुरुजी कहाँ के? ये सर सोनीपत में ही है। अच्छा, आपके गुरु हैं ये पहले राजस्थान थे, पहले गुजरात थे, झालावाड़ आश्रम के नाम से इनका आश्रम है। अब सोनीपत आए हुए हैं, और सोनीपत के पास ना डेरा बड़वासनी गांव है, वहाँ डेरा है, वहाँ रहते हैं अभी। सुना है बड़वासनी भाई? बड़वासनी, हाँ। तो आए हुए हैं वहाँ पे उनका कोई भगत है, दोस्त है, उसके पास ही है वो। तो वैसे उनका ऋषिकेश में भी आश्रम है, झालावाड़ गुजरात के नाम से। आपके जो मंत्र दिया है आपको इन्हीं गुरुजी ने नहीं, वो तो मेरे पहले बोले। ये मतलब क्या होता है ना, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर द टाइमिंग आपके आसपास कोई ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके आप हीलिंग करवा सको अपनी। ठीक है। हाँ, इनमें ताकत है। अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे गुरु। नाथों का डेरा है, मेरी फ़ोटो भी है उनके साथ, देखी हुई है, मेरी डीपी लगी हुई है। मैं वो दूंगा आपको फ़ोटो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक मकीमपुर गांव है, 2 डेरे हैं इनके, नाथों में है ये। तो क्या हुआ,
कहते मत जा भाई, मेरे को बोले, कहते मैं घूम लिया, कहते एक नंबर के जिद्दी प्रेत हैं राजस्थान के, कहता मतलब ऐसी सी बात हो रही थी। मैं क्या गुरु जी ऐसे ऐसे हुआ, कहते रहने दे तू भाई, इनको तू ना तो मुक्ति दिलवा सकता। बात सही थी उनकी। चले गए, उस गांव में एंटर हुए ना, तो गांव में हम लेट पहुंचे सर, तो वो गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। कितने बजे पहुंचे थे? 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था। अच्छा। और 10:30 इज टू लेट। गांव में तो बहुत टू लेट। और वो आधे 4-5 बंदे हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे ईंट मारेंगे साले, उठना पड़ गया होगा है ना। और गांव वाले ऐसे अटेंड कर रहे हैं हमें कि आ गए भाई, बकरा आ गया भाई, ये जाएगा आगे, ऐसा सिस्टम था। अच्छा। हम वहाँ घुसे तो भाई चाय चुई पिलाई, पार्ले जी वगैरह खिला खलू गए हमें। मैं उस भाई के साथ, मैं कहा भाई अब कब बताओ, कहता भाई गांव में घर है, गांव की फिरनी पे एंट्रेंस पे, कहता वो गली में ना, कहता 6:30 पौने 7 बजे के बाद बंदा नहीं जाता। कहता मैं कहा क्या, कहता अब तो बहुत लेट आए हो, कहता अब तो बवाल मच जाएगा, कहता अब सुबह जाना। मैं कहा नहीं भाई सुबह नहीं, अब जाएंगे, अभी जाएंगे। मैं कहा चलो फिर, मैं कहा दिखाओ कहाँ है गली। चले गए, निकल गए, पैदल चले हुए हैं। मैं कहा भाई मैं गाड़ी ले आता हूँ, दूर था थोड़ा। कहता नहीं पैदल चलो। कहता मैं कहा क्यों, कहता भागना आसान रहता है। 2-3 बंदे ठीक एज के बंदे बोल रहे भागना आसान रहता है। मैं भाई मैं यार बुजुर्ग आदमी हो तुम, कहते बुजुर्ग इसने सबको शक्ल दिखा दी हुई है, कहते जितने बुजुर्ग हैं जितनी औरतें हैं, ऐसी चीज़। तो क्या हुआ, घुसे ना उस घर, गली में एक ही घर, बाकी घर उजाड़ है, छोड़ गए होंगे घर। और जो एक्चुअल जो घर था उसके साथ वाले प्लॉट में, बहुत खुला प्लॉट था, दीवारें 4 दीवारी हुई है, उस पर ना उपले लगे हुए हैं बहुत सारे। वो कहता बंदा चलते चलते बात कर रहा है, कहता ये उपले जितने लगे हुए ना, कहता ये 4-4:30 बजे औरतें गाँव की उतार के ले जाती हैं, ठीक है। सुबह लगा दिए, 2-3 घंटे धूप पड़ी है हुआ, कहता वैसे ही इस गली में कोई घुसता नहीं 6-6:15 बजे के बाद। मैंने कहा कोई नहीं यार। घर के बाद पहुँचे, बहुत ऊंचा गेट, और गेट भी पूरा लकड़ी का बड़ा गेट, जो आजकल बनवाओ तो बहुत महंगा बने, शेर बने होते ना बाहर, लोहे के शेर लगे होते, वैसा गेट। गांव वाले पीछे से कहते ठीक है फिर निकलो आप जाओ। फिर सारे ही मुड़ गए, साथ नहीं जा रहे। सारे ही मुड़ गए, दलेर सारे। आप कितने थे? हम 2 बंदे। वो भी बंदा जो हम जिसने फोन करके बुलाया वो भी नहीं जा रहा आगे, मुड़ गया। ठीक है, आपके साथ वाला आपके साथ? हाँ वो तो साथ है। देखो उनको तो पता गांव वालों को क्या चीज़ है। अब अगेन अब मैं भी इग्नोरेंट हो गया, मेरे को भी नहीं पता। इग्नोरेंट ठीक होता है, इग्नोरेंट डरता नहीं, चल देखते हैं क्या हुआ। गांव वालों ने देखी हुई है चीज़, वो उनकी फटर के सुहा हो रही है, मैं पकड़ के ला रहा हूँ। मैं कहा एक आधा तो आ जाओ यार। कहता बस वो उधर है घर। कहता अच्छा। है ना भैया। वो लड़का भी धीरे धीरे आया, फ्लैश लाइट जलाई हुई थी, और वापस मुड़ गया, वहाँ से वापस हो लिया। हमने देखा भाई ये भी गया, गालियाँ दी मैंने। मगा मैं ठीक है यार, ये तो मरवाने वाला काम है। बाहर पहुँचे, उस घर के बाहर खड़े हैं। कैसा था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बता रहा हूँ, गेट था और टूटा हुआ घर था, बिल्कुल दीवारें खराब जर्जर, और गेट सही है, बिल्कुल शानदार गेट। मैं अब सोच रहा हूँ, मैं यार गेट बहुत सही है, साला गेट उतार लो। मैं गेट घर बनाएंगे ना, गेट लगाएंगे। वो पर बंदा बता रहा था, कहता इस घर के झाड़ू का एक तीला लेके दिखा दो, कहता एक तीला इस घर के झाड़ू का। अच्छा जी। वो बंदे बात कर रहे थे और अंदर चले गए। खैर हमें थोड़ा बहुत आइडिया था कि वहाँ हुआ क्या, बट अंदर जाके आइडिया अपने आप हो गया। गेट खुला हुआ है और खुला ही रहता, कोई घुसा भी नहीं आज तक वहाँ। तो ऐसे होड़ी लगी होती है ना जो कुंडी वाली। गांव वाला बता रहा है, थोड़ी थोड़ी माइंड में स्टोरी चल रही है। कहता 2 परिवार थे, 6 एक में 7 लोग हैं, एक में 5 लोग हैं। बुआ ने लड़वा दिए, सगी बहन ने, ज़मीन के चक्कर में आमने सामने गोलियाँ चल गई, सब मर गए बहन जो सब। अरे हाँ, और उस घर में 13 एंटिटीज़, अरे तेरी 13 एंटिटीज़ उस घर के अंदर। और हर बंदे ने, गांव के हर बंदा इत्तेफाक रखता है इस चीज़ से, इसके भी प्रूफ दे के जाऊँगा। हर बंदा, जिससे मर्जी पूछ लो, हर बंदे ने सारे मेंबर्स को देखा हुआ है, एक बार। सारे मेंबर्स? कोई ना कोई दिखता है उनको, कभी वहीं भटकते हुए। अरे सर छत पे बच्चे खेल रहे दिखते उनको, 3 बच्चे थे घर में। वो बोल रहे भाई बच्चों के नाम, और इतने टाइम पर बच्चे भी मार दिए, सब मर गए थे उस घर के अंदर घुसे। अब ऐसी जगहों पे ना सर सैडनेस होती है बड़ी गंदी, वही डिप्रेशन वाली गंदी सैडनेस। डर से ज़्यादा ना इसमें ऐसा होता है कि बंदा साला हार्ट अटैक ही ना आ जाए, दुख से ही ना मर जाऊँ साला। अंदर घुसे, अब अंदर घुसते ही ना 2 कमरे थे, एक इस साइड, गेट के पार कॉरिडोर बना हुआ, और वो गेट प्रॉपरली बिल्ड है, वो गेट के साथ दीवारें एसोसिएटेड है ना सारी घर की, और 2 कमरे आगे, और फिर आंगन, और फिर पीछे 2 कमरे। ऐसा घर था, पुराने टाइम का रॉयल घर होता है जैसे। अंदर गए ना, अब हम गैप में खड़े हैं, ये गेट क्रॉस कर लिए और ये दोनों कमरों के पहले खड़े हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कमरे के अंदर कोई है बैठ जो उस घर के अंदर। हाँ,
और मैं बाहर आ गया था, मैं बाहर आ गया गेट पार करके, गेट फांद के। मैं दोस्त अंदर खड़ा कहता आ जाना है, मैं कहा तू बाहर आ भाई, 1 मिनट बाहर आ, थोड़ा प्रिपेयर होने दे, कोई ना कोई दिक्कत है साला। महसूस हो गया आपको बिल्कुल कोई है महसूस हो गया, कमरे में? बिल्कुल महसूस हो गया जी। दोनों में या एक में ही? नहीं नहीं, इस लेफ्ट वाले कमरे में अच्छा। ऐसा लगा कोई है, जैसे बुजुर्ग आदमी ऐसे खांसी खंगूरे की आवाज़ आती ना, इस टाइप का हुआ। तो घर से बाहर आ गए सर, बाहर गली में खड़े हम, मैं घर को देख रहा हूँ, इधर उधर ऊपर सारा सिस्टम देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, मैं को कहीं समय किए ना हो इस टाइम घुसे हुए। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ जी, थोड़ी देर का 2 मिनट बाद छत पे आया कोई घर की, ऐसे नहीं जैसे कोई गली में बातें कर रहे हैं और कोई बुजुर्ग देखने आ रहा है, कौन है साले गली में, मेरे घर के बाहर वो कर ले, ऐसे कोई चीज़ आई और वापस चली गई सुन के हमारी बातें। मतलब क्लियर इंसान दिखा है, शैडो अंधेरे में जैसे जिस तरह एग्जिस्टेंस नहीं दिखती किसी की, शेप दिख रही है इंसान। हाँ, कोई आया और ऐसे 1 सेकंड खड़ा, उसने बातें सुनी अभी पता नहीं कौन से साले, और वापस चले गए अंदर। वो भाई बोला आ जा, जाऊँगे मैं, ओके हो जाएगा, पाठ कराएंगे ये वो, चल भाई 1 से 11 ही होते, सही सारा हो जाता, नहीं अकेला आदमी भाग जाता साला। अंदर चले गए सर, फिर अगेन अंदर घुसे ना, फिर उस कमरे में कुछ ना कुछ खड़का सा हुआ। हम कमरे से आगे मतलब होता ना भाग के निकल यार, यहाँ से गलत है साला कुछ, मैं वहाँ से ऐसे खिसक के निकल गया, मैंने देख लिया अंदर की तरफ। हाँ, अंदर आंगन में होली है, पर ये देख लिया कि इस साइड वाले कमरे में ना खेती का सामान पड़ा हुआ सारा, पुराना, बहुत पुराना खेती के जो होते हैं ना औजार, वो पड़े हुए हैं। ये कमरे में दीवान पड़ा हुआ है, इस कमरे में किसी जैसे बुजुर्ग का दीवान होता है। अंदर चले गए, अब आंगन में जाके खड़े हुए, आंगन में खड़े होते ही मेरे को ऐसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भाई तक, आंगन के अंदर खड़े होते ही ना दिक्कत बढ़ गई, प्रॉब्लम हो गई ऐसी। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, मतलब हम खड़े थे वहीं पे, अब मेरे को अकेले आए या अकेले रियलाइजेशन हो तो माने, आवाज़ भी ना कई बार क्या आवाज़ नहीं आएगी आपको, अगर आप साइकिक मीडियम हो ना आपको चीज़ दिखेगी, क्योंकि ये मतलब फ्लैशेस हो जाते हैं, बट साउंड्स नहीं होती इन चीज़ की कि आपको आवाज़ आए। मेरे दोस्त को और मेरे को दोनों को आवाज़ आई है, दोस्त को भी आ गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल दोनों को आवाज़ आई है। और क्या? किसी लेडी की आवाज़ थी, किसी लेडी की आवाज़ थी, और वो सबसे गंदी चीज़ वही थी उस घर में, सबसे गंदी चीज़ वही बुआ थी जिसने लड़ाई करवाई थी, अरे तेरी, वही बुआ। और ना रसोई बनी हुई है आंगन के अंदर, और ओपन रसोई होती जैसे टूटी दीवार रसोई की, और दीवार के पीछे से आवाज़ आ रही है हमें ऐसे आवाज़ें आ रही है। अच्छा जी। हाँ, अरे तेरी, हमारी फटके सिराने आ गई बहन जो, मैं कहा यार किसी की फट जाए ऐसे सीन में तो यार। कहाँ फंस गए यार। और बाहर जाने से भाई डबल फट रही है कि वो कमरा पार करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कमरे में क्या दिक्कत है साली, जो अंदर एंटर होते जो कमरा था, मेरे को ये था कमरे में से तो ड्रैगन निकलेगा साला, कुछ पता नहीं क्या ही होगा, मतलब इतना। और वो ये ना उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हो रही होती चीज़ें, मैं आपको सुना एलेबोरेटली रहा हूँ ना, पर रियलिटी में हाँ ऐसे हो रहा होता है, ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये आंटी की आवाज़ से फ्री हुए हम, थोड़ा सामने ना कमरे में, जो 2 कमरे सामने थे, इधर इस वाले कमरे में ना सर 3 जोड़े आँखों के, 2-2 आँखों के 3 जोड़े चमक रहे हैं, 3 अंधेरे के अंदर, घुप अंधेरे के अंदर, बिल्कुल जैसे डायमंड चमकते हैं, बिल्कुल ऐसे सीध में 3 जोड़े। और ये भी नहीं कि भाई आप कोई ये देखो कि दीवार में छेद हुए हैं, वो छेद हुए होंगे तो एक अलाइंड होंगे ना, वो हिल रहे हैं वो हिल रहे हैं ऐसे बेंचो, और एक छोटी हाइट का एक ठीक हाइट का। और वो हम आगे उधर निकले ना, मैं साथ हनुमान चालीसा, उस लड़के ने हमें बताया था जाने से पहले, कहता बच्चे थे ना जो बच्चे भागते भागते, कहता संदूकों के पीछे, कहता 3 बच्चे थे, बच्चों की लाशें थी, कहता जब मरे ना निकाली थी। वो साथ वाले कमरे की बता रहा था हमें, वो कमरा तब प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा था। तो कहता पीछे 2 कमरे ने, एक कमरे में जो पेटी नहीं धरी होती कपड़े धरने की, स्टील वाली संदूक बोलते, उसके पीछे 3 लाशें बच्चों की थी, और उस कमरे के अंदर से बच्चों की आवाज़ें आई। आप इतना ज़्यादा कभी नहीं होता किसी जगह पे, आप बताओ भानगढ़ क्या ही होगा यार, 3 अलग अलग चीज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, 3 अलग अलग चीज़ों की। मैं कह रहा हूँ दुनिया ना करे यकीन, मेरे को मसला नहीं है, मैंने फील करी है वो चीज़ें। किसी कोई कहता होगा ना ऐसा, मैं वहाँ लेके चलता हूँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है ना कोई इंडिया का, कहता होगा मैं उसको भी लेके चलता हूँ उस जगह पे, और वो क्लेम कर देगा कि भाई इससे ख़तरनाक जगह नहीं है कोई। मतलब तब हमारी फट गई थी सर, जब वो बच्चों के खेलने की आवाज़ें, हंसी की आवाज़ें आई हैं ना। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तेरे को कहता यार बैंड जो भाई कल यार कहता भाई दिक्कत है उसको भी आ रही है। हाँ, और अंधेरा इतना गुप्पन दे रहा है कि मेरे को ये भी आइडिया नहीं हो रहा, दोस्त का मतलब हाथ पकड़ रहा हूँ, फ्लैश लाइट
एक मोबाइल की जल रही थी, वो हमने बंद कर दी, डर के बंद कर दी थी कि सामने कोई चीज़ विजिबिलिटी में ना आ जाए साली। समझ रहे हो, इतना डर लग रहा था कि विजिबिलिटी ना, कुछ दिखे ना साला यार। मतलब अंदाजे लगा के चले हुए हैं कमरे में, घुपन दे रहा है, घुपन दे। और गाँव ही ऐसे हैं। फिर भाई मैं कहा निकल यार, निकल, चल निकल। हम ना उस कमरे के बाहर खड़े थे सर, तब पेड़ था, पेड़ के पीछे खड़े थे हम ना, धीरे से शातिरों की तरह ना अपना निकलते हैं। जैसे ही निकलने लगे ना, आई स्वेयर टू गॉड, उस कमरे के अंदर से चीज़ बाहर आई, वो गेट के पीछे जो कमरा था। अच्छा, लेफ्ट वाला जिससे आप शुरुआत से डर रहे थे, खेती के सामान वाला। बिल्कुल ना, उसके सामने वाला कमरा। अच्छा, 6.5 पौने 7 फुट की चीज़ थी इधर। और और 7 फुट का आदमी। पुराने वैसे ही इतने लंबे ऊंचे होते थे बट साहब। अंधेरे में आपको फील कैसे हो बिल्कुल रहा है? सामने गेट के पास तो लाइट थी ना। ये गेट, मैं अंदर आंगन की बात कर रहा हूँ सर। हम वापिस भाग रहे हैं ना बाहर गली की तरफ। बाहर गली में स्ट्रीट लाइट्स थी? नहीं, स्ट्रीट लाइट तो नुक्कर काफ़ी दूर भी था, इतना था कि पता चल रहा है यार सामने कोई बंदा खड़ा है। ओके। और इतनी डरावनी चीज़ ऐसे खड़ी हो, जैसे ऐसे करके ऐसे सामने, और इसका हमें पता नहीं था। फेस वेस दिख रहा था? नहीं, फेस नहीं दिख रहा था। धोती ऐसा पता चल रहा था, धोती जैसा ड्रेसअप है। अच्छा। और ऊंचा लंबा भाई, शानदार शानदार। और जैसे ही वो दिखना शुरू हुआ ना सर, वो बुआ की आवाज़ें, वो बुआ जो ही वो उसकी आवाज़ें आने लगी हमें। ओह शिट। और फंसा लिया मैं, जो भाई ये क्या कांड हो गया मैंने। मतलब उसने आपकी एंट्री ब्लॉक कर, एक तरीके से एग्जिट ब्लॉक कर दी। फाड़ की इतनी, अब देखो किसी और की नज़र से देखो कुछ भी नहीं होगा वहाँ, वो निकल जाए। अब अंदर से दिमाग में डरा ही इतना दिया उन्होंने, इतना डरा दिया कि भाई जाके दिखा बाहर। अच्छा। तो मैं आसपास की दीवारें देख रहा हूँ, मैं बहन चो दीवारें फांद के छलांग मारेंगे प्लाट में यार, कहीं और निकलेंगे। और साथ में जो प्लाट था ना, जिसकी मैं बता रहा हूँ उपले की, क्यों बता रहा था, उस दीवार तक चढ़ गए थे हम उसकी प्लाट की। अच्छा। हाँ, कि यहाँ से निकलेंगे भाई। वो भाई देखा ना, जब दीवार निकले नीचे सारा झील बनी पड़ी है उस प्लाट के अंदर बहन चो। एक साइड पे तो जैसे उपले औरतें लगाती है ना, एक साइड पे पैड़ी बनी, मतलब एक पाथ बना हुआ है, इस साइड पे छप्पड़, सारा पानी, हरा पानी मैंने बेइंतहा। उस कमरे के जो दीवार, उस घर को जो दीवार भी लग रही है ना, वो बेजान नाले का पानी, गंदा पानी, गंदा दलदल वाला पानी। ये भी पानी भी होता ना तो हम क्या, चलो मैं भी गाँव का हूँ यार, निकल जाते हैं पानी में, क्या ही है। पर उसको पानी को देख के छलांग मारने का मतलब हौसला नहीं हो रहा भाई। ऐसा अंदर गंदी स्मेल आई एकदम से। फिर अंदर जब अंदर आए वो चीज़ नहीं थी, मतलब आंगन में छलांग लगाई ना तब नहीं थी। जब देखा ना नहीं है तो भाग के निकले, एक दूसरे का भी ध्यान नहीं भाई, तू मर मैं मर, कोई मसला नहीं। और जब निकले हैं जब वहाँ से, तो वो गेट था ना जो जिस पे बता रहा हूँ शेर बने हुए थे, गेट के अंदर की तरफ ऐसे 2 कुंडियाँ निकली हुई थी लोहे की, वो मेरे लगी है यहाँ पे कुंडी एकदम से। मतलब हड़बड़ी में होता नहीं बाहर निकल जाऊँ जल्दी यार गेट से, तो इस चक्कर में भाई सीधा जाके गेट में ही बजाऊँगा ठा एकदम। मतलब बिल्कुल पागलों की तरह जाके सिर मारा हमने गेट में कि भाई बाहर निकलवा दो यार। मैं जान निकल जाती बच्चों की, जैसे बच्चे नहीं करते जैसे। और घर से बाहर निकलते ही भाई गांव वालों को वो गालियां दी है, वो गालियां मैं मतलब कोई आइडिया। कहते वो मैंने उनको बताया ना, मैं कहा ऐसे ऐसे करके, कहते वो बाबा देख लिया, वो नाम लेके बोले ना, कहते देख लिया इसने फिर सरपंच। वो एंटिटी बहुत लोगों को दिखती है सर वहाँ उस गांव में, वही बुजुर्ग साला 6.5 फुट का, बहुत लोगों को दिखता वो। कहता भाई गांव की बहू थी, एक गांव की लड़की नहीं बहू थी। कहता वो ना उसको जो टेम्पू होते हैं ना, जो भूंड मतलब आगे से ट्रायंगल टेम्पू नहीं आते पीले, कहता वो वहीं उतार गया एक दिन नुक्कर पे उसको। और 8:30 बजे की बात है, कहता अब तो फिर बहुत टाइम हो गया ना, 8:30 बजे कहता वहीं नुक्कर पे उतार गया उसको। कहता वो कहीं गली में से निकल गई कि चल यहीं से हो जाती हूँ, घर पास है। कहता सामने खड़ा था, कहता यही। कहता तब क्या हुआ, सीधा भागी है, भागते भागते नाली में गिरी है, और नाली गहरी थी वो। कहता वो हमारे घरों में थी, हमारी रिश्तेदार थी आंटी जिसकी बात कर रहा। कहता भाई वो चीख चिहाड़, कहता कोई बचाने नहीं जा रहा उसको नाली में से निकालने साहब। मतलब इतना खौफ है उस गली के अंदर, वो पर्टिकुलर गली के अंदर। और वो औरत खुद बेचारी मतलब 1.5-2 साल बिल्कुल पागल रही है, बिल्कुल पागल। पीछे आता है, पीछे आ रहा है, वो आ गया, ये हाल बहन। नाली के अंदर डूबी, खुद अब निकली है, बाहर आई है, सारा कुछ अपने आप को संभाला है। और गांव के दूसरे तीसरे दिन के अंदर चौक पे इसी घर, मतलब एग्जैक्ट वो नुक्कर वाला घर था, कॉर्नर वाला, उसी चौक में ना कहता टूरिस्ट तो कितने ही हैं, सालासर जाने वाले, मेहंदीपुर जाने वाले कितने ही हैं, कहता जिनके यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यार। और जिसको मर्जी खड़ा करके पूछ लो वो बोलेगा बाबा था एक बैंड 6.5 फुट का। और आई स्वेयर ये मेरे को बाद में पता चली ये चीज़, अदरवाइज़ मैं मैनिफेस्ट भी करता बंदा अपनी तरफ से। ये बाद में मतलब फिर मैंने रिसर्च भी करी इस चीज़ पे, पूछा भी
कहते है बहन जो यहाँ, कहते और वो बंदा ऐसा था जिसने बंदूक निकाली थी और वो सबसे अक्खड़ एंटिटी है बहन जो, उसने काम शुरू करा था गोलियां चलाने वाला बंदे ने। और वो बुआ वो मस्करी जिसने लड़ाई करवाई थी वो भी दिखती है लोगों को बहन। वो तो बहुत मस्करी है जो ऐसा आवाज भी उसने निकाल सारा उसने कलेश करा दिए थे सारे मोटे तगड़े। बताओ, हंस रही है और आज लोग भी। अपने एंड पे ना आज चुरू, भी। अब देखो लोग ही करते हैं ना, लोग देखो लोग क्या करते हैं ना, लग जाते हैं। अब जो पिछली पायल वाली स्टोरी सुनाई है, मैं आपको पता पायल वाली लड़की को अप्रोच कर रहे साले। हाँ, उनका मैसेज भी आया था हमें। देखो यार क्या लोग ना लग जाएंगे अपनी रिसर्च करने और पता लग जाएगा उनको कि चीज़ क्या थी। मैसेज आया था उनका शायद किसी पे। अरे उनको कह रहे रियल हिट की टीम से हैं हम। अच्छा, हाँ देख यार, और ठीक ठाक 1.5 लाख फॉलोअर बंदे के जिसने अप्रोच किया उस लड़की को। किस लिए अप्रोच करा? मैंने निकलवा लिया था उसका डिटेल, कौन है वो बंदा मैं नहीं, बताऊँ। अप्रोच किया किस लिए कि मैं ठीक कर देता हूँ? कहना संयम ने तो बता दी स्टोरी, अब आप बताओ। वैलिडेशन ले रहा था उससे। अच्छा, अच्छा मैं उसको 450 रुपये दे के तैयार किया मैंने उसको। यार तू मेरे से पूछ यार तुम तो लड़की को अप्रोच करने का मतलब ही नहीं है यार। उसको बहुत बंदों ने तंग किया। चैट पे नाम लीक हो गया था क्या बिल्कुल, उनका? और पता चल गया था कौन है वो बंदा, मैं बताऊंगा आपको। अपनी लाइन का ही बंदा साला, अच्छा, इनसिक्योर है और कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जब हम वहाँ से निकले ना तो उस गांव में मैं रुका भी नहीं, क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत हो गई थी ना, तब मेरे को प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरे दोस्त ने गाड़ी चलाई उसके बाद। क्या होने लग गया था? मेरे को नॉशियस, बंदा नॉशियस होता है सर, दिक्कत हो ना कोई, मतलब अगर कोई पार्शियल पोजेशन होता है ना, जब आपके आसपास एंटिटी आपके जोन में घूम रही हैं, कोई साइकिक मीडियम है ना, उसको उल्टी आएगी। और उल्टी आएगी ना, जब निकलेगा कुछ अजीब अजीब ही अंदर से, अजीब अजीब, मतलब उल्टी आएगी ऐसे सब्सटेंस की जैसे कुछ टॉक्सिन खा लिया होता है, किसी केमिकल खा लिया होता है, उस तरीके का। और मेरा क्या है ना, मेरी टेंडेंसी ठीक है, मैं उल्टी आ भी रही हूँ ना, मैं रोक लेता हूँ साला, मेरे को ना मतलब मैं जल्दी कहीं नोशियस नहीं होता। और मैं ना तब मैंने एक गोली ले ली, रेबिसेक DSR की गोली ले ली, पड़ी थी मेरे पास, आराम नहीं आया। फिर मैंने खुद जाके मैं शॉट भी ले लिया मैंने, मतलब जो हॉस्पिटल में। हाँ जाके शॉट भी लिया वहाँ पे MSET का, फिर भी आराम नहीं आया। क्योंकि पहले सबसे पहली सोच ये आती है कि भाई शायद स्किप कर दिया, दोपहर का लंच गैस बन गई है, गैस नहीं थी। फिर मेरे को पता हो गया, मैं कहा यार ये दिक्कतें है। थोड़ी देर बाद सर अम्मा वापिस आ रहे थे ना, उसके बाद अगेन वो जिप्सी वाला कांड हुआ मेरे साथ। ओह माय गॉड, राजस्थान मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। रास्ते में चाय की दुकान पे रुक गए हम, चाय पी ली। चाय पी के ना वो बंदा आया बिल लेके, वो चाय पी के साथ में सामान ले लिया खाने पीने का। मेरा वॉलेट रह गया गाड़ी में, मैं वॉलेट लेने चला गया। अब दोस्त अंदर बैठा ढाबे पे, और वो ढाबा ऐसा साला जैसे मतलब चांद पे ढाबा होता है, एक ही ढाबा, आसपास कुछ भी नहीं, जंगल। मैं बाहर निकला हूँ ना सड़क पे, गाड़ी में से पर्स निकालने, वो गाड़ी में बैठा बैंड बाबा, पूरा चेरी पिछली सीट पे बैठा बंदा। मेरे को फील हुआ साथ ही आ गया आपके वहां से। ओ, तब मतलब उसको मतलब तब का सारा सफ़र सर चौपाई चल रही है अंदर, मानसिक जब सारा मेरे डर लगने लग गया। उसके बाद लगता है, सबको लगता है जब इतनी हद तक डरा देना चीज़, लगता है डर। तो मेरे को ये हो भाई गौरव तिवारी वाली ना बन जाए मेरे साथ, मतलब कुछ गलत ना हो यार, है ना। क्योंकि क्या होता है तब कई बार आपके दिमाग में घुस जाता है गंदे वाला, तो आपको ना ऐसा लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, ये मरने के ख्याल मेरे ही हैं, समझ रहे हो। उनके साथ ऐसा ही हुआ था गौरव तिवारी के साथ। देखो यार बंदा इतना तगड़ा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, पहला बाथरूम में जाके फांसी लगा ली, क्या ही बोझ होगा उसको। तो हो यही रहा था उनके साथ। तो मेरे को डर, मैं उस तरीके का सोचने लग गया यार। मैं कहा ये होगा मेरे साथ, ऐसा होगा। वो मेरे को दोस्त कह रहा है, कहना कुछ ना तू मेरे दौरा सोइए 3-4 दिन, कहना वहाँ गांव में रहेंगे, शाहपुर गांव है हमारे सोनीपत के पास। तो कहना मेरे पास गांव में रुक। उसको पता चल गया था इसको दिक्कत होगी है मेरे को, कहना तू मेरे पास रुक भाई। कहना हमारे गाँव में सियाना है फलाना। मैं कहा साले मेरे से सियाना होगा वो। मैं कहा दिक्कत होगी कुछ नहीं। मैं कहा ये कुछ नहीं है। अब मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, उन्होंने हेलो भी नहीं बोला, उन्होंने कहा आ गया स्वाद देख लो। और मेरे को गुरुजी ने जब मैं कहते पहुँच ले, पहले पहुँच ले यहाँ पे, पहुँच के ना तो मेरे को मैं जाके मिला हूँ ना जब उनको, मेरे को पता क्या बोले, कहते तूने मेरे को फ़ोन किया ना, तूने हेलो बोली है, मेरे को पता चल गया था। मतलब वो पहुँचे हुए बंदे हैं काफ़ी। मैं क्या बोलूँ यार, मैं उसके बाद ना आया, मेरे को डर लग रहा रात ना हो यार, रात हो जाएगी है ना। सुबह पहुँच, हमें सारी रात तो सफ़र करते रहे। अगले दिन हमें दोपहर को मैं सोया नहीं सारा दिन, मेरे को सोने से डर लग रहा है। दोपहर की बात है, मैं चला गया, मुकीमपुर के थे वो गुरुजी, मुकीमपुर में थे। मैं उनके पास चला गया, वो धुना लगाया हुआ था, उन्होंने बैठा, उन्होंने अपनी तरफ से ठीक करा मेरे को। उसके बाद मैं कहा, कहते अब दिक्कत नहीं होगी। मैं कहा कहते 2 दिन तो होएगी, 3 दिन तो, कहते और उन्होंने बता दिया मेरे को कि ये है।
अब मेरे को उन्होंने भी सेम बताया? तब डर गया मैं ज़्यादा। मैं कहा बहन फिर तो दिख रही है यार इनको। क्या क्या बताया उन्होंने? कहते ये इन्हों कितने ले आए? मतलब उन्होंने ये बोला मेरे को कि इसको कहाँ ले आया तू बहन, तो 96-97 साल के को साथ में। अच्छा सीधा उम्र बता दी। तो क्या हुआ मेरे मतलब अंदर से होता ना कई बार दिखती है चीज़ ना, तो मैं आके सो गया ना। जब आके सोया मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि तू मेरे को थोड़ा अलग ऐसे होता ही है, अलग फील हो रहा है, तू सो जा, तू थका हुआ है। वो भी डर गई थी इनफैक्ट जब मैं घर आया हूँ। वो बाद में बताया उसने मेरे को, बाद में बताया। और घर पे मैंने क्या कुछ नहीं किया होगा सोचो। आगे मैं सो गया। जब सोया ना एकदम से मेरे को रात को मिड ऑफ द नाइट एकदम से ऊपर आके ना अंधेरे में मेरे ऊपर आके ऐसे किया उसने। और उसी ने? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आ गया ऐसे ऊपर। अरे तेरी, मुंह पे हवा नहीं बजती, आँख खुली ऐसे हवा, अच्छे से हवा बजी है, आँख खुली कुछ नहीं है। आँख बंद करी, ये भी नहीं कि आँख लग गई, आँख बंद करी जस्ट, फिर उसके बाद इमीडिएटली या तो हो ना कि नींद में हो रहा है। फिर मैं उठ गया, फिर मैं उठ के मैं रात को पौधों को पानी देने लग गया। करूँ क्या मैं, जो मोबाइल देखना नहीं है मेरे को, ये ज़्यादा बढ़ाती है चीज़। जब आपको ऐसा हो ना तो ज़्यादा फ़ोन यूजेज नहीं करनी चाहिए। अच्छा। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पास लेके आ रहे हो। हर साइकिक मीडियम को पता है यार कि यहाँ से चार्ज मिलता है इनको, तो मैं फ़ोन में लगा हूँ और चिमड़ेगी वो मेरे को। तो मैं पानी दे रहा हूँ पौधों को। आप जितना ज़्यादा हो सके ग्रीनरी के पास चले जाओ, जितना ज़्यादा हो सके हरे भरे चीज़ों के पास, हरी भरे पौधों के पास। मैं पौधों को, मेरी वाइफ पीछे आ गई मेरे रात को, उसको तब आइडिया हो गया भी ये सटक गया मैं, जो क्या होगा इसको। तो मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ रात को। रात में तो कहते देना नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जब फंसी पे क्या करे बंदा। अंदर कमरे में अंदर डर लग रहा मेरे को, बाहर जा रहा हूँ घर से ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अगले दिन जैसे बंदा खुद इतना सेल्फ प्रोएक्टिवली कहता कि नहीं यार कोई दिक्कत होगी है ना, तो मैं अगले दिन से मैंने पाठ रख लिया अष्टक का अपना। तो वो चला फिर। तो गुरुजी ने बोला कहते किसी को भी कोई भी रेमेडी कुछ नहीं देना, पता नहीं क्या मुंह से बुलवा दे यार, तेरे हावी थी ये चीज़ पूरी। सही बात है। और मैंने इतना इग्नोर किया साहब, इतना इग्नोर। हनुमान चालीसा में थतला रहा था यार मैं, हनुमान चालीसा नहीं बोलने दे रहा था साला। बताओ, अंदर ही आ गया था? आसपास इन्वेजन्स होती हैं, अंदर तो ऑरा क्या में है, आ गया। अंदर तो खेलने ही लग जाता बंदा। मतलब 6 दिन मैं लोगों को मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इंस्टा पे, और बाय गॉड मैं लोगों को पता है बता भी नहीं पा रहा हूँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, बताने नहीं दे रहा मैं। जो मैं इंस्टा लाइव होके बता रहा हूँ, मैं कहा भाई मेरे को दिक्कत है, थोड़े दिन ना करो यार मैसेज। आप लोगों को ये लगेगा मैं इग्नोरेंट हो रहा हूँ कि सारा रिप्लाई नहीं करता सेलिब्रिटी। मैं कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सबको रिप्लाई करता हूँ, सबकी हेल्प करता हूँ। मेरे को मैसेजेस मत करो कुछ दिन, क्योंकि रिप्लाई नहीं करूँगा और तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी हीलिंग चल रही है और मेरे को कर लेने दो। मैं खुद ही लगा था पाठ पे, मैंने आसन ही नहीं छोड़ा सर 4 दिन। 4 दिन रोक, खाना खा लिया आसन, खाना खा लिया आसन। फिर अब ओके। और परसों रात को मेरे को ऐसा फील हुआ है जैसे नया जन्म होता है, जैसे बात ठीक है यार। ऐसा डिसीजन किसी ने मतलब सिर से ना बोरी उठा के रख दी वो साइड पे। तो ये गुरुजी की पूजा से हुआ या आपने उन्होंने खुद वो भी ही लगे करा? हुए थे। अच्छा, वो अष्टक मेरा मतलब मैं अष्टक हनुमान जी चल रहे थे। फिर उसके बाद भोग वृंदावन जाके करके आया हूँ। जब मेरे को फ़ोन आया ना टीम का, तब मैं वहाँ के बिहारी जी था, तब मैं इसी चक्कर में गया हुआ था। अच्छा, उन्होंने बोला था वहाँ जाओ? गुरु जी ने बोला हुआ वहाँ पे था उनके कोई, उनको भी मिल के आया हूँ। अघोरी हैं, उनको मिल के आया हूँ। वो उनका पैरा ऐसा है अघोरी का, अगर उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ा ना, आप उनके पैरों को हाथ लगा लोगे, उनका ऑरा आपके साथ चल पड़ेगा। और एंटिटी की फटती है उनसे। जिस बंदे को मैं मिल के आया हूँ वो बात नहीं करते किसी से, गालियाँ देते हैं बस। वो बैठे हुए ना, किसी ने पैर को हाथ लगा लिया या टच होगा गाली देंगे, बहुत गंदी गाली देते हैं। टच नहीं करना, तो बस उसका आशीर्वाद लेके आ जाओ बंदे का। तो गुरुजी ने तो फ़ोन ही कर दिया था उनको भी आएगा। और मेरे को थोड़ा ट्रीटमेंट ऐसा मिल गया कि 3 मिनट खड़ा हो गया मैं वहाँ पे उनके पास। तो मैं खड़ा रहा, कहते जा, फिर कहते पैरों को हाथ लगा। और जब मैंने उनको पैरों को हाथ लगाया ना, मैं जाता हुआ कुछ और था, वापस आ रहा था मैं कुछ और था यार। मैं घर वालों को फ़ोन कर रहा हूँ 6 दिन बाद, कैसे हो, क्या हाल है, ये वो। मतलब बिल्कुल सप्रेस्ड था मैं 6 दिन किसी से बात नहीं करी मैंने। घर वाले मेरे को कह रहे हो की गल होगी, साला फ़ोन नहीं चुक रहा, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं करी। बट फाइनली ठीक हो गया सब कुछ और अब आप एकदम बाहर हो उससे। बहुत ओके है अब नहीं जाना भाई किसी हॉन्टेड नहीं जगह। जाना सर। पता क्या है, ये एक लिमिट पता होनी चाहिए बंदे को अपनी, नहीं तो बंदा मार खाता साला। मेरे को लिमिट पता चल गई ना मेरी। लिमिट क्या है आपकी, क्या पता कि चली? मेरे को सर एंटिटीज ना, एक तो एजेड, हम लोग तो ना, बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी की आत्मा सबसे गंदी होती है, स्टबन होते हैं, कहते हैं सटियाए बच्चों हुए। की भी। बच्चों की भी, ये आपने बच्चों की बूढ़ों की स्टबन होते हैं ये।
और क्या है ना, जहाँ पे ज़्यादा एंटिटीज़ हों वो घेर ही लेंगे, कितना मर्जी सम्राट हो अपने आप में, खतरनाक हो, ज़्यादा एंटिटीज़ हैं वो इतना आपको मैनिपुलेट कर देंगी, चीज़ें बाजें ये वो, आप डर जाओगे। और सब डरते, डरना भी चाहिए। जो बंदा नहीं डरता वो मर जाता साला, वो मरेगा। भाई यार ये तो गलत ही सीन हो गया यार आपके साथ, बहुत 2-3 ज्यादा। इंसिडेंट्स हुए हैं और भी हुए, पर सारे ही एक से एक है यार। कोई जाए ना बंदा साइट अरे में देख। एक से एक है। राजस्थान इट्स अ टैबू प्लेस है। मैं गोवा के बाद राजस्थान, गोवा तो नंबर 1 है। गोवा बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक है, क्योंकि वहाँ तो सारा टूरिस्ट कितने। गोवा की प्लानिंग है आपकी? गोवा जाने की? हाँ है, जाएंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।